अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 7, जी आया साहब। इस चैप्टर को मैं पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यह चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। इस वीडियो में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे क्योंकि यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके सवाल व जवाब अपलोड होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी आया साहब। जी आया साहब इसका मतलब है जो बच्चा अपनी बेबसी और अपने मालिक की ताबेदारी में बार बार ये अल्फाज दोहराता रहता है। इस कहानी में एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम कासिम है और वह एक इंस्पेक्टर साहब के यहाँ मुलाजिम है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे यह छोटा बच्चा अपनी नींद और आराम की परवाह किए बिना हर वक्त मेहनत मशक्कत करने पर मजबूर है। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कुमकुमा यानी बल्ब चिराग गौर की मानंद अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था यानी मशरूफ था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो इसकी जुबान से बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं। साहब अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना यानी सलीके से रखना भी था और ये काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़की की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। सर सख्त भारी हो रहा था मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। दफातन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जनपस दी यानी अपने जिस्म को हिलाया और जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया यानी बिजी हो गया। ये देखो नल के पास ये 10 साल का छोटी उम्र का लड़का कासिम बर्तन साफ कर रहा है। नेक्स्ट पेज को रीड करना शुरू करते हैं। जी आया साहब लड़का जो उन्हीं अल्फाज की गर्दानी कर रहा था यानी उन्हीं सेंटेंस के रिपीटेशन कर रहा था भागकर अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। ये कौन कह रहा था? ये कासिम कह रहा था। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वह अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उसे कमरे से आवाज आई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर खराब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से, जो घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर वाक़या था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दे दी। इंस्पेक्टर बोलते हैं, अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? कासिम बोलता है, अभी साफ होते हैं साहब। और फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं, और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे सियाह बूट को पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए वरना। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहते हुए वह बावर्ची खाने में वापस, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में शीशा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं। कासिम ने अपने सर को जोर से जनपस दी और वही राग आला बना शुरू कर दिया। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब। मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी ना रुका। अब उसे महसूस होने लगा कि
नींद जरूर गलबा पाकर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। इस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, भाड़ में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट, क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं। और फिर चंद लम्हात आराम के बाद उसके कान बूट बूट की आवाजों से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पालिश करता हूँ। बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा, जैसे उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पालिश करने न पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, ये सूर की तरह यहाँ पे बेहोश पड़ा है। सूर यानी पिग। और मुझे ख्याल था कि उसने बूट साफ कर दिए होंगे। नमक हराम। अबे कासिम। जी आया साहब, कासिम बोलता हुआ आया। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन ही उसे मामले का समझते हुए उसने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पालिश होते हैं साहब। ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरे के तस्वीरों, मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे। मगर ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार चाकू पड़ा हुआ है, इसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर ये काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। बहुत बेहतर साहब, कासिम ने कहा। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गए। 1.5 घंटे की अनथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम काम को खत्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। झाड़न यानी डस्ट साफ करने वाला कोई पुराना कपड़ा या डस्टर। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चनांचा कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर दिया। अभी वह कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया, यानी अचानक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं। खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे और ये नींद कमबख्त कितना सता रही है। मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। ये सोचते वक्त वह मेज पर रखी हुई चीजों को पोंछ रहा था कि अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि उसकी जबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गया। चाकू, तेज धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर सकता है। कौन सी मुसीबत को खत्म कर सकता है, आप सभी कमेंट में बताएं। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज धार चाकू उठा अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वह शाम के वक्त बर्तन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद प्यारी प्यारी अब उसे बआसानी नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की शर्ख धार बह रही थी, सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम उस खून की धार को मुशर्रत भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में ये गुनगुना रहा था, नींद नींद प्यारी नींद। थोड़ी देर के बाद वह भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया, जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी, और अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीबी। अरे कासिम, ये तूने क्या किया? कमबख्त साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। बीबी जी, बस मेज साफ कर रहा था और उसने काट खाया। कासिम हंस पड़ा। कासिम अपनी फतह पर जेरे लब मुस्कुरा रहा था, यानी धीमी आवाज में मुस्कुरा रहा था। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में आ गया और मेज पर पड़े हुए खून के धब्बों को साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। आका की खफगी आने वाली, यानी गुस्सा आने वाली मुशर्रत ने बुला दी और कासिम कूदता फांदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। 3-4 रोज तक
برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیضیں دھو ڈالو۔ بہت اچھا بیوی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کرو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے گندے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ یہ سارے اسے آرڈرز مل رہے تھے۔ قاسم، طوطے کا پنجرا کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ یعنی بی بی جی اور صاحب دونوں قاسم کو یعنی اپنے ملازم کو حکم دیتے ہیں۔ قاسم، ابھی خاکروب آتا ہے یعنی سویپر، جس سے سیڑھیاں صاف ہوتی ہے، تم پانی ڈالتے جانا، سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کے ایک آنے کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کے میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کو کھانا نہ دیا گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کردہ یعنی اپنی بنائی ہوئی ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی، یعنی برتنوں کا ڈھیر صاف کرنے سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ سودا کچھ برا نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی بھرمار شروع تھی۔ 15-20 روز گدھوں سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بار بار ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخمی کرے، مگر اب میز پر سے وہ چاقو اٹھا لیا گیا اور باورچی خانے والی چھری کند تھی، یعنی تیز نہیں تھی باورچی خانے والی چھری۔ نیکسٹ پیج پر آتے۔ ایک بار اس کے آقا نے اس سے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں ادویات کی شیشیاں یعنی دوائیوں کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مونڈنے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار تھی بہت تیز اور باریک، انگلی میں دور تک چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا، وہ نہ تھما، شیروں خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بی بی جی، میری انگلی میں صاحب کا اس طرح لگ گیا، یعنی صاحب کا بلیڈ لگ گیا۔ قاسم، اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بی بی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی جو قاسم ہر روز اپنی انگلی کو زخمی کر لیتا تھا برتن نہ صاف کرنے کے چکر میں، لیکن اس بار اس نے جان بوجھ کر نہیں کرا تھا، خود بخود اس کے ہاتھوں میں بلیڈ لگ گیا تھا۔ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ، ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جا یہاں سے، تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا، اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ کہا اور اپنا بسترا لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ بہت بہتر، یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبے تختے پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا
मंदरजा झैल अल्फाज लिखे थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अल्फाज ये लिखे थे, नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुल रहमान मरहूम, उम्र 10 साल। तो यहीं पे हमारा प्यारा सा सबक नंबर 7 जी आया साहब खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि कासिम की उम्र क्या थी। ऐसे ही और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।